मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर आपके सामने साप्ताहिक करंट अफेयर्स लेकर के हाजिर हूं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, पिछले कई सप्ताह से हम लोग विभिन्न मुद्दों पे चर्चा करते हुए आ रहे हैं और इस बार ये हमारा जुलाई का तीसरा वीडियो है। हमने इसके पहले 1 से लेकर 10 जुलाई तक करंट अफेयर कवर किया। इसके बाद 11 जुलाई से 20 जुलाई तक का हमने कवर किया और उसके बाद ये तीसरा वीडियो है 21 जुलाई से 31 जुलाई 2020 तक का ये वीडियो है। यानी कि पूरी तरीके से हम 10-10 दिन का स्लॉट लेकर के एक करंट अफेयर बना रहे हैं। अगर आप सिविल सर्विस, आईएएस, पीसीएस या 66वीं बीपीएससी इस बार देना चाह रहे हैं, इसमें अपियर होना चाह रहे हैं, तो इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हमने ऐसे इन 10 दिनों में ऐसे करंट अफेयर्स खोज कर हमने लाया है जो आपके सिविल सर्विस एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो कुल मिलाकर के ज्यादा तो सप्ताह में खबरें आती नहीं है सिविल सर्विस के दृष्टिकोण से। घटनाएं तो हजारों घटती रहती हैं, लेकिन सिविल सर्विस की दृष्टि से बहुत कम घटनाएं घटती है। मुश्किल से सप्ताह में 2-4 ही घटनाएं ऐसी घटती है जो सिविल सर्विस की लेवल की हो। तो हम आपको यही आगाह करना चाहते हैं कि आपके मोबाइल पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे हजारों करंट अफेयर्स दिन भर दौरा करते हैं और आप उन्हीं सब के बीच में फंस जाते हैं और दिमाग का दही बना डालते हैं और आपको असली करंट अफेयर क्या होती है समझ में नहीं आता है। तो असली करंट अफेयर पहचानने का सिर्फ एक ही ये तरीका है कि जो घटनाएं आज घट रही है, अतीत से उसका कितना रिलेवेंस है और वो घटना जो आज घट रही है आगे 5 साल 10 साल तक के लिए कितना रिलेवेंस होगी, महत्व उसका होगा। बस यही 2 कसौटियों पर आप करंट अफेयर्स को यानी घटनाओं को विश्लेषण कीजिए। आप देखेंगे कि अब आपको करंट अफेयर पकड़ने की पावर बढ़ जाएगी। नहीं तो अभी तक कर क्या रहे हैं आप लोग, सिर्फ ये कर रहे हैं कि बस मोबाइल पे आ गया है, अब बस उसे आप कर लेते हैं, उसे देख लेते हैं और बस उसे नोट कर लेते हैं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा दोस्त। इसके लिए आपको खुद से जासूस बनना होगा करंट अफेयर को ढूंढने के लिए। तो उस काम के लिए हम थोड़ी सी आपकी सहायता करते हैं, लेकिन आपको खुद से वो दृष्टिकोण विकसित करना होगा। किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना है आपको। हम आपको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं करंट अफेयर्स के मामले में। कि आप खुद से करंट अफेयर्स ढूंढना शुरू कीजिए, जासूस बनिए आप कि करंट अफेयर को हम कैसे अखबारों से, न्यूज़पेपर से या रेडियो न्यूज से कैसे आप उन घटनाओं को कैप्चर करें और फिर उसके बाद अपने शब्दों में तोड़ मड़ोड़ कर उसका नोट्स बनाइए। जो भी सफल हुए हैं या होते हैं वो खुद का ऐसे ही वो काम करते हैं, तो हमें उनके अनुभव से ये सीखना चाहिए। तो आइए हम आपके लिए 11 जुलाई से 31 जुलाई के बीच जो घटनाएं घटी है उसी के आधार पर हम करंट अफेयर का क्वेश्चन बनाएंगे। तो आइए जरा हम देखते हैं। इस सप्ताह एक जो सबसे बड़ा कानून लागू हुआ है, उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019। इसके पहले भी ये उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू था, लेकिन उसमें कुछ विसंगतियां पाई गई और आज के समय के अनुकूल वो कानून नहीं था, इसलिए इस दोबारा कानून को बनाया गया। अब ये घटना घटी है, वैसे तो ये कानून 2019 में ही बन चुका था, अक्टूबर-नवंबर में संसद से पास हो चुका था, लेकिन लागू नहीं हुआ था। लागू अब जाकर के किया गया है, 21 जुलाई 2019 को ये लागू कर दिया गया है। अब ये सिविल सर्विस के दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि ये पीटी में भी पूछा जा सकता है और मेंस में भी ये सवाल पूछा जा सकता है। तो सिविल सर्विस के अगर आप पेपर को उठाकर देखेंगे तो करंट अफेयर्स वो पूछा जाता है उसमें जो सरकार नीतियां बनाती है, सरकार कानून बनाती है, वहां से उसके स्टेटमेंट्स निकाले जाते हैं। तो हो सकता है उपभोक्ता संरक्षण कानून से आपको एक क्वेश्चन 2020 में देखने को मिलेगा। अगर 4 अक्टूबर
तो एग्जाम में अगर आप अपियर हो रहे हैं या 66वीं बीपीएससी में या किसी भी इंडिया के और किसी भी सर्विस की आप तैयारी कर रहे हो, उसमें इस चैप्टर से एक सवाल हमेशा रहेगा। तो इन 10 दिनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें यही एक घटना लग रही है, बस एक ही घटना ये है 10 दिन में। अगर इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका 1 नंबर फिक्स है। बाकी हजारों तो घटनाएं आपके सामने है ही, उन सब घटनाओं को साइड करिए। तो आइए जरा हम इसमें मुख्य प्रावधान हम देखते हैं कि ये उपभोक्ता संरक्षण कानून में मुख्य प्रावधान क्या रखे गए हैं। तो मुख्य प्रावधान 2 चीजें इसमें है, बस कॉन्सेप्ट हम समझाते हैं, कॉन्सेप्ट ही अब समझना है। मुख्य प्रावधान के तहत 2 चीजों पर ध्यान दिया गया है इसमें। एक है उपभोक्ताओं के अधिकार को सुरक्षा और वृद्धि दिया गया और पावर दे दी गई है। और दूसरा क्या है, ये उपभोक्ता अगर ठगे जाते हैं, इनका सामान खराब निकलता है, तो ये कहाँ जाएंगे? तो ये जाते हैं फोरम में, एक मंच बना हुआ है, वहां पर ये अपना दावा दायर करते हैं। तो इसके अधिकारों में वृद्धि की गई है। बस इस पूरे कानून का यही 2-3 स्टेटमेंट्स है। अगर आपको इसको याद कर लेते हैं तो यकीन मानिए यहां से आपके सवाल फिक्स हो जाते हैं। मैं बार बार ये आपसे कहना चाहूंगा कि करंट अफेयर्स को पूरा देखिए। छोटा सा हमने इसलिए बनाया है, इंपॉर्टेंट घटनाओं को ही हमने इसमें रखा है कि वही पूछा जाता है। तो देखते हैं उपभोक्ताओं के अधिकारों में क्या क्या वृद्धि की गई है भाई। तो देखिए, उपभोक्ताओं को अब यह अधिकार दिया गया है कि वो देश के कहीं से भी सामान खरीद सकते हैं। ये तो पहले से भी था कि सामान कहीं से भी, अगर आप दिल्ली में रहते हो और पटना से अगर आप सामान खरीदना चाहते हो, पटना से खरीद लीजिए, लेके चले जाइए दिल्ली, कोई इशू नहीं। पहले भी था, अभी भी है। लेकिन यदि वह सामान खराब हुआ तब क्या होगा? पहले ये कानून था कि अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं और पटना से एक टीवी लेकर खरीद करके ले गए और 2 महीने के बाद वो टीवी खराब हो जाती है, तो और कंपनी आपको दावा करती थी कि हमारे 1 साल तक पूरी वारंटी है इसकी, लेकिन वो 2 महीने के बाद खराब हो गई, तो अब आप उस टीवी के लिए कहाँ याचिका दायर करेंगे कि हमें कंपनी ने या दुकानदार ने खराब माल दे दिया है? तो पहले ये होता था कि आप दिल्ली में अगर ले गए हैं तो दिल्ली में ही आपको यदि दिल्ली में नहीं, जहां से खरीदारी आपने किया है वहीं पर आकर के आपको वाद दायर करना होगा। यानी कि वो जो दिल्ली में रहता है व्यक्ति, उसको फिर पटना आना पड़ेगा और पटना के उपभोक्ता फोरम में उसको याचिका दायर करनी होगी। तो सोच करके देखिए, कोई व्यक्ति अगर चेन्नई से सामान खरीदा और रहता हो यूपी में और उसमें कोई फॉल्ट नजर आ गया, तो फिर उसे चेन्नई जाना पड़ेगा बार बार उसे। ये इस कानून की बड़ी विसंगति थी। और ताज्जुब तो इस बात की है कि इसके पहले जो उपभोक्ता संरक्षण कानून बना था 1986 में बना था, अब तब से लेकर आज तक वही स्थिति चली आ रही है। तो इस कानून में ये संशोधन अब करके ये कहा गया है कि देश में कहीं भी क्षतिपूर्ति के लिए फोरम में दावा किया जा सकता है। सबसे बड़ा अधिकार दे दिया गया है। अब आप देश के किसी भी कोने में हैं, आप वहीं से आप उस कंपनी के खिलाफ वाद दायर कर सकते हैं और अपना क्षतिपूर्ति का मुआवजा भी आपको वहीं से मिल जाएगा। ये सबसे बड़ा सुधार किया गया, अधिकार दिया गया है। तो स्टेटमेंट बना करके ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद दूसरा जो सबसे ज्यादा उपभोक्ताओं को अधिकार दिया गया है वो ई-कॉमर्स कंपनियों पर भी अब अन्य दुकानों जैसी ही कार्रवाई की जाएगी। पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि ये जब कानून बना था पहला 1986 में, तो उस समय ई-कॉमर्स नाम की कोई कंपनियां थी ही नहीं। अभी ई-कॉमर्स कंपनियां तो अब आई है 10 साल 5 साल पहले, तो अब इसके लिए कानून नहीं था और ई-कॉमर्स कंपनियां इस दायरे से बाहर थी। अगर आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से अगर कोई सामान मंगाते हैं और 10 दिन के बाद 1 महीने के बाद वो सामान खराब हो जाती है, तो फिर उसकी कोई गारंटी नहीं है, वो कहीं पर आपको उसका मुआवजा नहीं मिलेगा। तो इसको देख करके वर्तमान समय के अनुसार इस अधिकार में वृद्धि की गई है उपभोक्ताओं के संदर्भ में। तो ई-कॉमर्स कंपनियों पर भी अब दुकानों जैसे ही कार्रवाई की जाएगी। बहुत बड़ा ये स्टेटमेंट है, आपको याद कर लेना चाहिए। और जो तीसरा सबसे बड़ा अधिकार है, उपभोक्ताओं के दावे अब 3 महीने में निपटाना होगा।
यही पर स्टेटमेंट बना करके आपको 6 महीने, साल भर, 4 महीने, 5 महीने ऐसा दिया जा सकता है। तो देखिए, पहले जो अधिकार था, पहले का जो कानून बना था, उस कानून में अनलिमिटेड था। ये इस फोरम के ऊपर निर्भर करता है कि कब वो आपका मामला सुनेगा। कभी कभी आप अखबारों में देखते होंगे कि 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद कोई फैसला आता है कि उसके कंपनी पर दावा किया था तो उसका अब जाकर के मुआवजा मिल रहा है। लेकिन इस अधिकार में ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि अब 3 महीने के अंदर अंदर इस फोरम को फैसला देना ही देना होगा। सोच करके देखिए दोस्तों, ये उपभोक्ता संरक्षण कानून कितना ज्यादा मायने रखता है आपके एग्जाम के लिए भी, और अगर आप उपभोक्ता तो है ही, हम सभी लोग उपभोक्ता के भी दृष्टि से आपको ये चीजें जाननी होगी। अब आते हैं जो इस कानून के प्रावधान, ये पहला प्रावधान था, अब ये दूसरा प्रावधान है। दूसरे प्रावधान में क्या कहा गया है कि उपभोक्ता फोरम के अधिकारों में वृद्धि की गई है। उपभोक्ता फोरम यानी कि ये मंच ऐसा है जहां आप अपने त्रुटिपूर्ण सामान के दावे कर सकते हैं, यानी केस कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। हालांकि अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी जाने के लिए अब छूट है, आपको जा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में केस लंबी चलती है, वहां पर फिर इसकी बाध्यता नहीं रह जाएगी कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। इसीलिए उसको भार को कम करने के लिए एक अलग मंच बनाया गया कि आप यहाँ पर उपभोक्ता से संबंधित दिया जाता है। तो इसमें 3 स्तर के आपको फोरम बनाए गए हैं, एक जिला स्तर पे, एक राज्य स्तर पे, एक जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर एक फोरम बनाया गया। तो 3 प्रकार के ये फोरम बनाए गए हैं। पहला फोरम है जिला अदालत। जिला उपभोक्ता में अगर आप सामान 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ तक अगर आप सामान खरीदते हैं और उसमें कोई फॉल्ट आता है तो आप जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कर सकते हैं। पहले ये 10 लाख की सीमा तक थी, अब इसको बढ़ाकर 1 करोड़ तक कर दिया गया है। इसके पश्चात अगर आप सामान 1 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ के बीच में अगर आप सामान खरीदे हैं और उसमें अगर कोई फॉल्ट आ गया तो उसके क्षतिपूर्ति के लिए आप राज्य उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कर सकते हैं। और अगर 10 करोड़ से ऊपर का अगर आपने सामान खरीदा है तो राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं। तो ये 3 स्टेप में उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कानून बनाया गया है। तो इसका स्लोगन है जागो ग्राहक जागो। तो आप भी जगे रहिए। कोरोना काल में आप सो मत जाइए कि अभी कोरोना है, कोचिंग संस्थान सारी बंद है तो हम भी पढ़ाई लिखाई बंद कर दें। बिल्कुल नहीं, आयोग नहीं सोया हुआ है। आयोग तो बिल्कुल ही बाज की तरह उसकी नजरें हैं इस एग्जाम पर। तो एकदम से आप भी बाज की तरह जगे रहिए। तो इस तरह से उपभोक्ता संरक्षण कानून की तरह आप भी अपने जागने की अवस्था में बनाए रखिए। चलिए अब हम इसके बाद दूसरी कुछ घटनाओं को देखते हैं जो छोटी छोटी घटनाएं घटी है, जो पीसीएस लेवल की, बीपीएससी पीसीएस लेवल की वो एग्जाम में पूछे जाने योग्य है। लेकिन सिविल सर्विस की दृष्टि से आईएएस के लिए मैं खास करके कहूंगा, आईएएस के लिए ये कानून बहुत इंपॉर्टेंट है और इस 10 दिनों में यही एक कानून हमें जब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा है। बाकी बहुत सारी एक वन लाइनर आपके फेसबुक व्हाट्सएप पर आते रहते हैं, आप उन सबको निगलेक्ट करके चलिए। अब क्या होगा, अब आप इसके बारे में अखबारों में पढ़ें, कोई भी अखबार में पढ़ लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि एक विशिष्ट अखबार ही आप पढ़ें, कोई जरूरी नहीं है। घटना घटी है और ये घटनाओं को आपको विश्लेषण करना होगा, आपको विश्लेषण करना है, क्योंकि सिविल सर्विस का मूल उद्देश्य है कि वो ऐसे उम्मीदवारों की खोज करता है जिसके अपने मौलिक विचार हों। और आप 50 जगह से मौलिक विचार ग्रहण करते हैं और अपने विचार बनाते ही नहीं हैं। तो आज के बाद से हर घटनाओं पर आप अपने विचार बनाइए। अब ये कानून बना है तो आप अपने विचार से पहले सोचिए कि ये गलत है या सही है, बस ये आपको सोचना है। फिर देखिए 2 से 4 महीने जाते जाते आप करंट अफेयर के तो बादशाह बन जाएंगे।
चलिए अब कुछ और छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। अब सेना में महिला अधिकारियों को भी शॉर्ट कमीशन के बाद स्थायी कमीशन दिया जाएगा। 2 टर्म आया है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ये स्टेटमेंट दिया है, फैसला दिया है अपना। होता क्या है भाई, सेना के जो तीनों अंग हैं, थल सेना, वायु सेना और जल नेवी, उन सब में होता क्या है कि जब विशिष्ट अधिकारियों की भर्ती कमी पड़ जाती है तो विशिष्ट अधिकारियों के लिए एक विज्ञापन निकाला जाता है जो शॉर्ट कमीशन होता है, यानी कि 14 साल के नौकरी के लिए एक तरह से कह सकते हैं, वो एक विज्ञापन यानी कि निकाला जाता है, उसे शॉर्ट कमीशन कहा जाता है। तो 14 साल के लिए वो नौकरी होती है और इसमें पेंशन भी नहीं मिलता है, ये शॉर्ट कमीशन होती है। तो अगर भारतीय सेना में पुरुष जाते हैं तो उनको क्या व्यवस्था दिया गया कि 14 साल के शॉर्ट कमीशन के बाद पुरुषों को फिर बाद में स्थायी कमीशन दिया जाता है। स्थायी कमीशन में फिर जाने पर क्या फायदा होता है? फायदा ये होता है कि जैसे ही शॉर्ट कमीशन में 14 साल के सर्विस कर लेंगे, रिटायर हो जाएंगे, तो रिटायर होने से पहले इनको फिर स्थायी कमीशन दे दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि अब वो 20 साल तक सर्विस करेंगे। अब पहले जहां 14 साल में रिटायर हो जाते थे, अब वो 20 साल में रिटायर होंगे। और दूसरा क्या है, फिर रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी उन्हें मिलेगा। इसलिए ये व्यवस्था केवल पुरुषों के लिए की गई थी। लेकिन फिर जब महिलाएं जब सर्विस में जाने लगी, सेना में जाने लगी, तो महिलाओं ने ये मांग करना शुरू किया कि जब पुरुषों की ये व्यवस्था है तो महिलाओं के लिए क्यों नहीं है। महिलाओं के लिए व्यवस्था मिलती ही नहीं थी। महिलाओं को 14 साल के बाद उनको रिटायर कर दिया जाता था, महिलाओं को स्थायी कमीशन नहीं दिया जाता था। तब जाकर के महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया, लगभग 2010 के आसपास। तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया है समानता के आधार पर, आर्टिकल 14, 15, 21 के आधार पर, कि पुरुषों के बराबर महिलाओं को भी ये शॉर्ट कमीशन के बाद स्थायी कमीशन का लाभ दिया जाए। तो ये छोटी सी बात है, लेकिन इसको समझना है कि ये शॉर्ट कमीशन क्या है, स्थायी कमीशन क्या है। चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से आया है ये, तो सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन देता है वो सिविल सर्विस की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये होती क्या है। इसके बाद इस जुलाई महीने में 3 मिशन भेजे गए हैं, मंगल मिशन। तीनों मंगल ग्रह के लिए मिशन भेजे गए हैं। एक यूएई ने भेजा है, 19 जुलाई को भेजा था, जो पिछले वीडियो में हमने बताया भी है। होप मिशन के बारे के नाम से भेजा है। 23 जुलाई को चाइना ने भेजा है तियानवेन के नाम से, और 30 जुलाई को यूएसए ने स्पेस एक्स के नाम से, स्पेस एक्स उसका प्राइवेट कंपनी है वहां का, वो भेजा है। नासा ने नहीं भेजा है, स्पेस एक्स ने भेजा है, जिसके संस्थापक एलन मस्क हैं। तो ये परसेवरेंस नाम से मंगल मिशन को भेजा है। तो अब आपको विश्लेषण करना है कि आखिर क्यों ये सारे देश मंगल ग्रह पर अपने यान भेज रहे हैं। यानी कि मंगल ग्रह से संबंधित आपको नोट्स एक बनानी चाहिए, क्योंकि ये आने वाले समय में इससे आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। हो सकता है आपसे ये पूछा जा सके भारत के बारे में, मंगल मिशन के बारे में, प्रीलिम्स या मेंस, कहीं से भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। एक छोटी सी और खबर है, काकरापारा गुजरात का एक परमाणु संयंत्र है जो बिजली उत्पादन करती है, उसका यूनिट नंबर 3 चालू कर दी गई है। अब बिजली उत्पादन यूनिट नंबर 3 से हो रहा है, जो 440 मेगावाट का है। तो ऊर्जा संसाधन से संबंधित ये हमेशा सवाल एक पूछे जाते रहे हैं, तो आपको इसको याद रखना है। और एक और घटना घटी है जो उपभोक्ता संरक्षण कानून के ही समान ये कानून है, एक और नीति आई है, पॉलिसी आई है। क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसके बारे में हम डिटेल से एक वीडियो हम बनाएंगे, बहुत ही आसान शब्दों में उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर मूल इसमें है क्या चीज जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आज जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके पहले 2 और पॉलिसी आ चुकी है। एक कोठारी आयोग के सिफारिश पे 1968 में लागू हुआ था, और एक दूसरा था द्वितीय शिक्षा नीति 1986। जो आज हम लोग जिस एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं वो यही है, द्वितीय शिक्षा नीति के तहत ही आया हुआ है वो।
तो आज का हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तो हमारे करंट अफेयर पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा, एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, ताकि हम और भी आपके लिए प्रोवाइड कराते रहें। और इस वीडियो को आप पूरा देखने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन इस वीडियो को जरूर देखिए। धन्यवाद दोस्तों।